नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक व्यास एक बार फिर आदिशक्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस संविधान सभा के पार्ट 2 में संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ और किस प्रकार संविधान सभा अस्तित्व में आई, किस क्षेत्र से कितने कैंडिडेट आए, किस क्षेत्र से कितने सदस्य आए, किस क्षेत्र से कितनी सीटें आवंटित थीं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा में कुछ मुख्य विशेषताओं को शामिल किया गया। पहला देखें तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जो तय की गई। 389 तय की गई, याद रखिएगा। इनमें से 296 सीटें तो केवल ब्रिटिश भारत की, मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष अधिकार था। 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थीं। 93 सीटें जो थी देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई, आप देखें 296 सीटें थीं, उनमें से 292 सीटें जो थीं उनका चयन 11 गवर्नर प्रांतों से किया जाना था और जो 4 सीटें बची थीं 296 में से उनका चयन कमिश्नरियों से, ब्रिटिश कमिश्नरियों से किया जाना था, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। तो इसमें मुख्य आयुक्तों के प्रांत क्या हो जाते हैं, जैसे एक हो गया बंगाल, एक हो गया मद्रास, एक हो गया मुंबई, एक हो गया नॉर्थ ईस्ट एक हो गया आपका नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब सिंध वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे देखें 4 जो खास कमिश्नरी थी बड़ी, उन 4 कमिश्नरियों से भी क्या हुए, 4 आयुक्त आए। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से ये चारों आयुक्तों के 4 मुख्य आयुक्त आए थे। तो एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखें, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389, इनमें से 296 जो सीटें थी ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें जो थी देसी रियासत की थी। और ब्रिटिश भारत को जो आवंटित सीटें थी 296, उसमें से 292 सदस्यों का चयन जो है 11 गवर्नरों के प्रांत में था। ये 11 गवर्नर के प्रांत में एक एक करके आपको पूरे बताता हूं, जैसे मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, बंगाल और असम। ये पूरे के पूरे 11 प्रांत मैंने आपको बताए, जो 11 गवर्नर प्रांत थे। इसके अलावा जो 4 आयुक्त प्रांत थे, मीन्स 296 में से 292 मैंने बताया 11 प्रांतों में से, और जो 4 सदस्य लिए गए संविधान सभा में, जो चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत से था, जिनमें प्रत्येक में से एक व्यक्ति को लिया गया, जिस प्रकार टोटल 296 हुए। तो ये 4 आयुक्तों के प्रांतों का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये 4 हो जाते हैं, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो यहाँ पे ये 4 थे, इनसे एक एक सदस्य को लिया गया। आगे देखें तो प्रत्येक प्रांत एवं देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत की आबादी में प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट संविधान सभा की आवंटित की गई। तो यदि हम माने कि संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, तो प्रत्येक सदस्य कितने 10 लाख लोगों का वहां पर प्रतिनिधित्व करता था। तो हम देखें तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। आगे आप देखें, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। मतलब ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो सीटें दी गई थी, उन सीटों का आवंटन जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो 3 खास धर्मों के आधार पर या 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। मतलब जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो वहां से मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा लिए जाएंगे, जहां सिख आबादी ज़्यादा है वहां से सिख कैंडिडेट लिए जाएंगे, जहां से सामान्य आबादी ज़्यादा है, सामान्य मीन्स मुस्लिम और सिख को छोड़कर, वहां से सामान्य लोग लिए जाएंगे। तो ये 3 समुदाय याद रखिएगा कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय हैं, मुस्लिम, सिख व सामान्य। तो आगे आप देख सकते हैं और क्या विशेषताएं हमें यहाँ दृष्टिगोचर होती हैं भारतीय संविधान के गठन में। नेक्स्ट देखें तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था।
और यह जो चुनाव होना था यह एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। मतलब हम मान सकते हैं कि प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों का चुनाव उस प्रांत की असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। मतलब यदि किसी प्रांत की असेंबली में किसी समुदाय के ज़्यादा लोग हैं तो वह अपने कैंडिडेट को आगे कर सकते हैं। तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा या प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और यह जो चुनाव था वह एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। आगे देखें तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। मतलब जो 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थीं उनमें जो कैंडिडेट थे उनका चुनाव नहीं होना था देशी रियासतों की प्रजा के द्वारा। उन्हें सीधे देशी रियासतें या रजवाड़े जो राजा थे वह अपना प्रतिनिधि किसे बनाकर संविधान सभा में भेज सकते थे। तो हम देख सकते थे देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अतः हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। मतलब जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उनमें प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। मतलब ब्रिटिश प्रांतों के जो कैंडिडेट संविधान सभा में आए वह प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए। मतलब हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आए, किंतु निर्वाचित होकर आए, बिल्कुल चुन के आए, चुनाव के द्वारा आए। किंतु देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वह सीधे नामांकित किए गए, मीन्स उन देशी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा उन्हें भेज दिया गया। किसी भी प्रकार का मतदान उनके लिए नहीं हुआ। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि संविधान सभा जो थी हमारी आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। आगे देखें, इसके अलावा सदस्यों का जो चयन था, मीन्स खास ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का जो चयन था, जो 296 सदस्य थे, खास उनकी बात कर रहे हैं हम। तो इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो यहाँ एक सोचने वाली बात और है कि ये क्या सीमित मताधिकार है। तो ये हमें यूरोपीय प्रणाली से लिया, अर्थात भारत शासन अधिनियम जो 1935 था। भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति को मतदान देना है तो वह पहले पूरा टैक्स पे करे, कम से कम उस पर एक निर्धारित संपत्ति होना चाहिए, उसकी एक निर्धारित आयु होनी चाहिए, वह एक निर्धारित क्षेत्र में रहना चाहिए, मतलब शहर में या ग्रामीण। उसके बाद उस पर एक निश्चित संपत्ति होनी चाहिए जो इक्विटी रहती है। इसके अलावा वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा उसके द्वारा कर चुकाया जाना चाहिए। तो ये सब जो पैमाने थे, मीन सीमित मताधिकार जो देते हैं, अपनी तरह नहीं, मतलब कि कोई बेरोजगार भी हो तब भी भाई मतदान दे रहा है, कोई केवल 18 साल का हुआ वो मतदान दे सकता है, नहीं, वहाँ पैमाने बना के रखे थे। अर्थात भारत शासन नियम 1935 ने ऐसी व्यवस्था दी गई थी कि वयस्क मताधिकार प्रणाली तो नहीं दी उसने, कहीं से कहीं वो अपनी जगह थी, लेकिन सीमित मताधिकार उसने दिया कि इन लोग, यदि ये लोग इस दायरे को कवर करते हैं, कर देते हैं, बिजनेस करते हैं, कर देते हैं, एक निश्चित इनकम है या निश्चित जमीन है, तो ही ये क्या कर सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वयस्क मताधिकार प्रणाली से संविधान सभा का चुनाव नहीं हुआ। वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का चुनाव नहीं हुआ, जबकि उसकी मांग की गई थी। तो चलिए, तो इसे करते हैं हम आगे। देखें कि इसके अलावा सदस्यों का चयन, मीन्स भारत में सदस्य ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। अब यहाँ पे देखें कि जब ये सब नियम कैबिनेट मिशन के द्वारा दिए गए और इन पे अमल किया गया, विचार किया गया, तो फिर संविधान सभा कब प्रभाव में आई और इसका इलेक्शन कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु यह मुख्य रूप से चुनाव हुआ, क्योंकि जो बाकी 93 सीटें थीं वो तो देसी राजाओं को दी गई थी, जिन्होंने अपने कैंडिडेट नॉमिनेट किए थे
और उन्होंने भाग भी नहीं लिया आगे जाके, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार खास जो चुनाव हुआ वो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए हुआ। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में हेतु हुआ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मोस्ट इंपोर्टेंट 208 सीटें मिली व मुस्लिम लीग को केवल 73 तो कुल सीटें 269 थी। 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली व मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि अन्य पार्टी के सदस्य या अन्य पार्टी के अलावा हम बोल सकते हैं जिन्हें हम बोलते हैं निर्दलीय नेता, तो इन सब की जो सीटें हैं, इंडिपेंडेंट जो थे, स्वतंत्र थे, कुछ यूनियनिस्ट पार्टी के थे, कुछ यूनियनिस्ट मुस्लिम्स थे, कुछ कसरत प्रजा पार्टी के थे, कुछ सिख नॉन कांग्रेस के थे, कुछ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के थे। तो इस प्रकार ये कुछ कैंडिडेट थे जो इसमें शामिल थे। इनकी संख्या 15 थी। तो हम यदि देखें इंडिपेंडेंट्स, तो स्वतंत्र रूप से यदि निर्दलीय थे तो 8 लोग थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पे 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने कुल 73 सीटें जीती व अन्य जो दल थे उन्होंने कुल मिला के 8 सीटें जीती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के जो 11 गवर्नरी क्षेत्र थे उनमें 296 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ। देसी रियासतों में 93 और मुख्य आयुक्तों के प्रांत 4 थे। तो इस प्रकार 389 सीटें हुई। तो यहाँ याद रखिएगा कांग्रेस ने 208 सबसे अधिक सीटें जीती। अब आगे आप जब देखते हो कि देसी रियासतों को जो सीटें आवंटित की गई, देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। तो भाई ये ऐसा क्यों हुआ जबकि सीटें तो आवंटित थी? ये इसलिए हुआ क्योंकि आगे जाके यहाँ पे 1946 में आगे जाके एक एक्ट आता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये प्रावधान कर देता है आगे जाके कि यदि कोई देसी रियासत या देसी रजवाड़ा, कोई रॉयल फैमिली या कोई राजा चाहे तो अपनी जागीर या अपनी रियासत को भारत पाकिस्तान दोनों देशों में से किसी एक में मिला सकता है या खुद भी स्वतंत्र रह सकता है। मतलब ये जो देसी रियासतें हैं ये स्वयं भी स्वतंत्र रूप से एक देश के रूप में रह सकती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इन देसी रियासतों के जो आला अधिकारी थे, या हम कह सकते हैं इन देसी रियासतों के जो प्रमुख राजा महाराजा थे, उन्होंने संविधान सभा से खुद को अलग रखना ज़्यादा बेहतर माना कि हम अलग रहेंगे तो हम ब्रिटिशर्स से कुछ डिमांड करेंगे और ब्रिटिशर्स हमें पुनः पुराने ज़माने की तरह स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे और ना हम भारत में शामिल होंगे ना आने वाले पाकिस्तान में। तो ये रहा होगा। लेकिन आप एक फैक्ट याद रखिएगा कल केवल कि 296 में से 216 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने, इसके अलावा 15 सीटें स्वतंत्र सीटें रहीं और देसी रियासतों को आवंटित की गई जो 93 सीटें थीं वह भर नहीं पाई क्योंकि खुद देसी रियासतों ने संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया। आगे आप देखें कि क्या संविधान सभा आलोचनात्मक है या संविधान सभा की आलोचना करनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। संविधान सभा में चुनाव अप्रत्यक्ष होते हुए भी संविधान सभा में यह ध्यान रखा गया कि भारत में जितने भी वर्ग हैं सभी का प्रतिनिधित्व जो है संविधान सभा में पहुंचे। इसके लिए आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, ठीक है, यहाँ ये कह रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। मतलब जो जवाहरलाल नेहरू ने मांग रखी थी कि भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा हो, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि संविधान सभा का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, किंतु संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को वहाँ पूर्ण रूप से जगह मिली और इसमें तो 15 महिलाएं तक शामिल थीं। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, है ना, महारानी अमृता कौर जो खुद मध्य प्रदेश की थी, महारानी अमृता कौर,
मध्य प्रदेश जमीन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार से जो इसमें शामिल हुई। तो यहाँ पे जो खास बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ थीं वो भी शामिल हुई। तो हम कह सकते हैं संविधान सभा में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो आप देखेंगे सरोजनी नायडू बिहार से थी, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी संयुक्त प्रांत मीन्स यूपी से, सुचेता कृपलानी यूपी से, सरोजनी नायडू बिहार से, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत एवं बरार सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार से। तो आप इनके नाम भी याद रखें, आगे मैं बताऊंगा भी तथ्यों में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी वर्गों को यहाँ पूर्ण रूप से जो है प्रतिनिधित्व दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार प्रणाली पर आधारित नहीं था, किंतु फिर भी संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाइयों, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों को पूर्ण रूप से जगह दी गई या पूर्ण रूप से उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके अलावा महिलाओं को भी संविधान सभा में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त यदि हम केवल महात्मा गांधी को छोड़ दें तो महात्मा गांधी के अतिरिक्त भारत के सभी विशिष्ट हस्तियां जो थीं, भारत के सभी विशिष्ट सेनानी जो थे, भारत के सभी विशिष्ट नागरिक जो थे, प्रतिनिधि जो थे, हर दल के नेता जो थे, इस संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि यदि अपवाद के रूप में महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो संविधान सभा में उस समय के भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो बापू थे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी भाई संविधान सभा में कहीं भी शामिल नहीं थे। तो संविधान सभा में महात्मा गांधी को छोड़ दें तो लगभग सभी भारत की हस्तियां थीं। तो धन्यवाद। आज मैंने आपको इस वीडियो में संविधान सभा का गठन बताया, संविधान सभा के गठन का प्रावधान बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ किस क्षेत्र से कितना प्रतिनिधित्व आया, महिलाओं की सीटें कितनी थी और किस सीट से महिलाओं कौन सी महिला संविधान सभा में शामिल हुई। तो इस प्रकार मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि भारतीय संविधान सभा में सीटों का आवंटन कहाँ कहाँ हुआ, संविधान सभा के लिए चुनावों का परिणाम क्या हुआ, किसने कितनी सीट जीती, जो अभी हमने बताई। तो थोड़ा और उसे डिस्क्रिप्ट करूंगा। संविधान सभा में जो समुदाय थे, समुदाय आधारित जो प्रतिनिधित्व था, जिसे हम कहते हैं कि सामुदायिक निर्वाचन पद्धति, तो किस समुदाय के कितने कैंडिडेट संविधान सभा में शामिल हुए, जिसमें हम कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है 296 सीटें में से 208 मिली हैं। तो 296 सीटें किस समुदाय को कितनी कितनी सीटें आवंटित की गईं, किसको सबसे कम, किस समुदाय को सबसे ज़्यादा सीटें आवंटित हुई। इसके अलावा संविधान सभा की महिला सदस्य, इसके अलावा राज्यवार जो सदस्यता आई कि भारत की संविधान सभा में जो 1947 में राज्यवार सदस्यता दी गई कि भारतीय संविधान सभा में किस रियासत से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे, किस प्रांत से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे, ये भी हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बनता है, अवधि बनता है। आगे जाके फिर हम कल यह और डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा के जो सत्र हैं, पहला सत्र से लेकर 11वां सत्र, उसमें किस सत्र में क्या हुआ, इसके अलावा किस वाचन में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, इसके अलावा लास्ट बार संविधान सभा कब मिली और कब इसे समाप्त किया गया, इसके अलावा कब पुनः निर्वाचन हुआ। तो ये सब चीज़ें मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा पार्ट 1 में कि संविधान सभा की मांग किसने रखी और मांग के बाद इसके गठन का प्रावधान। तो पार्ट 2 में संविधान सभा के गठन। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, कल मिलते हैं।